संभल मामले से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर एफआईआर दर्ज हो गई है सांसद सपा के जो हैं उन पर, जियाउर रहमान बर्क पर ये एफआईआर दर्ज हुई है। आपको बता दें कि उनकी तरफ से लोगों को भड़काया गया है, ऐसे उन पर आरोप लगे हैं। और वो मीडिया से जब मुखातिब हुए थे, मीडिया के जब सामने आए थे, तब उनकी तरफ से ये कहा गया था कि यहाँ पर मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी। भड़काऊ बयानबाजी उनके द्वारा की गई थी। अब संभल हिंसा में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ यहाँ पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है और इसी के साथ जो वहाँ के विधायक हैं उनके बेटे पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। लेकिन ये बड़ी जानकारी है कि जिस तरीके से उनके द्वारा मीडिया में बयान दिया गया था और उसके बाद वहां पर हिंसा भड़की है, इस पूरे मामले को देखते हुए अब उन पर भी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कल जिस तरीके से 7 बजे सुबह टीम पहुंचती है, सर्वे का काम शुरू होता है, 11 बजे तक वहां पर भीड़ इकट्ठी हो जाती है, पत्थरबाजी की जाती है। और पत्थरबाजी को लेकर के यही कहना गलत नहीं होगा कि ये सुनियोजित तरीके से पूरी हिंसा को भड़काया गया, क्योंकि वहां पर जो पत्थर बरसाए गए, जो पत्थरबाजी की गई, जब वो पत्थर समेटे गए तो लगभग 3 से 4 ट्रॉली वो पत्थर निकले। अब ये तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरीके से पुलिस पर पथराव किया गया था और पुलिस को इन्हें काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागने पड़े थे। अब ये बड़ी कार्रवाई इस मामले में के लोगों को जो टारगेट कर करके काम किया जा रहा है इस प्रदेश और देश के अंदर, इससे ज़्यादा बुरा हाल शायद आज़ादी के बाद में कभी नहीं हुआ होगा। और जिस प्रकार प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का उल्लंघन किया जा रहा है, जब पार्लियामेंट ने एक कानून बना दिया 1991 में कि 1947 15 अगस्त से जो धार्मिक स्थल मस्जिद नहीं, जो भी धार्मिक स्थल अस्तित्व में है उनके साथ किसी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं होगी, वो अपने उसके अंदर ही रहेगा। लेकिन उसके बावजूद कि जगह जगह याचिकाएं दारी जा रही हैं और सेम डे पर उसमें आदेश हो रहे हैं। सर्वे और डीएम और एसपी ने उसी दिन जाकर के सर्वे कराया और सर्वे करा करके हमने बहुत सुकून के साथ सर्वे फिर भी हमने करा दिया। लेकिन जुमे के दिन जब नमाज का वक्त था तो बहुत पुलिस फोर्स तैनात की, लोगों को नमाज पढ़ने से रोका गया वहाँ पर। उसके बावजूद हमने कहा कि किसी प्रकार की कोई कदम उठाने की जरूरत नहीं है, आप नमाज पढ़ें, जो लोगों को नहीं पढ़ने दे रहे वो दूसरी मस्जिद में पढ़ लें। लेकिन जिस दिन ये घटना कल घटित करी है, जबरदस्ती मैं पूछना चाहता हूँ दोबारा सर्वे करने का मतलब क्या बनता था? अगर एक बार सर्वे कंप्लीट हो गया, दोबारा सर्वे करना चाहते थे तो कोर्ट का आदेश लाते, लेकिन फिर भी उन्होंने सर्वे किया। और जो लोग वहाँ पर थे, जब सर्वे के लिए ये लोग अंदर पहुंचे तो मॉब के साथ में जय श्री राम और उसके नारे लगाते हुए गए। तो जियाउर रहमान बर्क, जिनके खिलाफ जो सांसद है संभल के जो केस है वो भी दर्ज होता हुआ नजर आ रहा है। और वही बड़ी अपडेट आपको संभल के हालात को लेकर बताएं, जहां पर हालात तनावपूर्ण अभी भी बने हुए हैं और वहीं सुरक्षा के मद्देनजर स्कूल और कॉलेजेस को बंद किया गया। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। संभल में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी की गई है और शहर के सभी स्कूल कॉलेज को बंद किया गया है। 1 दिसंबर तक बाहरी लोगों की जो एंट्री है वो भी बैन की गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं संभल के शाही जामा मस्जिद की बैक साइड पे, जहां से हिंसा भड़कना शुरू हुई थी, जहां दंगाइयों ने पुलिस पार्टी पे पथराव किया था। फिलहाल पूरे इलाके में माहौल शांतिपूर्ण बना हुआ है। पूरे इलाके में आपको सिर्फ यूपी पुलिस के जवानों की तैनाती नज़र आ रही होगी, क्योंकि संभल में धारा 163 लागू है, यानी कि 4 से ज़्यादा लोग जो है एक जगह पे एकत्रित नहीं हो सकते हैं। इसके अलावा पूरे इलाके में जो है पुलिस फ्लैग मार्च निकाल रही है। डीआईजी हो या एसपी रैंक के जो अधिकारी हैं वो इलाके में आके पेट्रोलिंग कर रहे हैं और जो तमाम पुलिसकर्मियों को यही आगाह किया जा रहा है कि जो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं उनसे अपील की जाए कि माहौल शांतिपूर्ण बनाए रखें, अपने घरों से कम बाहर निकलें, क्योंकि जो माहौल है पूरे इलाके में तनावपूर्ण बना हुआ। लेकिन एहतियातन तौर पर जो है पुलिस को पूरे इलाके में डिप्लॉय किया गया है। संभल पुलिस के अलावा जो है आउटडोर पुलिस हो या सेंट्रल की फोर्स हो, तमाम फोर्सों को यहाँ पे बुलाया गया है। ये आप देख सकते हैं, तमाम ऐसे पूरी रोड पे यूपी पुलिस के जो जवान है वो यहाँ पर तैनात नजर आ रहे होंगे। इसके अलावा पुलिस अधिकारी जो हैं सोशल मीडिया पे भी नजर रखे हुए कि आखिरकार कोई भी जो शख्स है संभल हिंसा से जुड़ी भड़काऊ पोस्ट अपलोड करता है या कोई भड़काऊ वीडियो अपलोड करता है तो उस अकाउंट का डिटेल निकाला जाए, उस पोस्ट को डिलीट करवाया जाए। तो एक टीम जो है साइबर की जो है सोशल मीडिया पे नजर रखे हुए। लेकिन ताज़ा अपडेट यह है कि बीती रात जो है संभल पुलिस ने जगह जगह पे छापेमारी की है। छापेमारी के दौरान कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और ये बताया जा रहा है जिन 15 लोगों को पहले पुलिस ने डिटेन किया था उनसे पूछताछ की गई और उनकी ही निशानदेही पे जो है
देर रात जो है अलग अलग जगहों पर रेड की गई। रेड के दौरान कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, लेकिन अभी आंकड़े साफ नहीं हो पाए हैं कितने लोगों को डिटेन किया है, लेकिन सभी लोगों से पूछताछ की जा रही है जिससे तमाम जो बातें हैं वो साफ हो सके कि आखिरकार किसके कहने पे जो है इस पूरी हिंसा को भड़काने की कोशिश की गई, ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई जैसे कि दंगा यहाँ पे जो है उत्पन्न हो सके। लेकिन अब यूपी पुलिस ने सूझबूझता से जो है पूरी भीड़ को खदेड़ा, लाठीचार्ज किया, क्योंकि उनकी साइड से, दंगाइयों की साइड से जो थे लगातार पथराव किया जा रहा था, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिसकर्मी की हालत पहले से बेहतर बनी हुई है, लेकिन जो लोग इस दंगाई में घायल हुए हैं उनका भी पुलिस स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अजय जोशी के साथ साहिल भामरे, रिपब्लिक भारत, संभल। तो संभल से आप हमारे सहयोगी की ग्राउंड रिपोर्ट भी देख रहे थे, किस तरह के हालात हैं ये आपने देखा। लेकिन संभल में तनाव बरकरार है, पुलिसकर्मी जहां घायल हुए हैं वहीं 4 लोगों की मौत की भी जानकारी मिल रही है। सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर अचानक से इस तरह के हालात क्यों बन गए? क्या ये अचानक से बने हालात थे या ये पूर्व नियोजित था? रिपोर्ट के जरिए आपके सभी सवालों का जवाब दे रहे हैं। हम तुम्हें समझा रहे हैं, मत करो। यूपी के संभल में रविवार को दंगाइयों ने जिस तरह से बवाल मचाया, उसके बाद संभल में तनाव का माहौल बना हुआ है। स्थिति ऐसी है कि कभी भी माहौल बिगड़ सकता है। इसलिए सुरक्षा के मद्देनजर संभल में स्कूल, कॉलेज अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। कल हुए बवाल के बाद से ही संभल में इंटरनेट बंद है, तो वहीं संभल में अब बाहरी लोगों के प्रवेश पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। 1 दिसंबर तक कोई भी बाहरी व्यक्ति, राजनेता, सामाजिक संगठन के प्रतिनिधियों को संभल में घुसने की इजाजत नहीं। एक तरफ जहां पुलिस सुरक्षा व्यवस्था को बहाल करने में जुटी है, तो वहीं दूसरी तरफ दंगाइयों पर ताबड़तोड़ एक्शन भी हो रहा है। संभल के दंगाइयों को पकड़ने के लिए पुलिस अधिकारियों ने कई टीमें गठित की। इन टीमों ने अपने अपने क्षेत्र में ताबड़तोड़ छापेमारी भी शुरू कर दी। देर रात पुलिस ने संभल में दंगाइयों की धरपकड़ के लिए जगह जगह छापेमारी की। खबर मिल रही है कि अभी तक 15 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने ये भी सुनिश्चित किया कि किसी भी निर्दोष को गिरफ्तार न किया जाए, लेकिन ये भी निर्देश है कि चाहे जो भी हो, अगर वो दंगा भड़काने में शामिल रहा है तो उसे किसी भी कीमत पर छोड़ा न जाए। तो जो लोग हैं वो कुछ लोग हैं अपने वेस्टेड इंटरेस्ट से कर रहे हैं, उनकी पहचान भी करेंगे, उसमें सख्त कार्रवाई भी करेंगे, पूरे साक्ष्य के साथ कार्रवाई करेंगे। एश्योरेंस इस बात का है, निर्दोष नहीं फंसेगा, ये भी हम कह रहे हैं। पर लोगों से भी अपील करूंगा कि इस बात को किसी भी तरीके से इंडोर्स मत करें। संभल में रविवार को हुई हिंसा में 3 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं संभल एसपी समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि दंगाइयों ने पहले से पूरा प्लान बना रखा था। प्लान पुलिसकर्मियों को चारों तरफ से घेर कर मारने का था, और यही हुआ भी। दंगाइयों ने पहले सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों पर पथराव कर उन्हें खदेड़ा, और जब पुलिसकर्मी चारों तरफ से घिर गए तो घर की छतों से भी पत्थरबाजी की गई, जिसके बाद पुलिस को आत्मरक्षा में बल प्रयोग करना पड़ा और इस हिंसा में 3 लोगों की जान चली गई। हिंसा के बाद हालात जैसे तैसे सामान्य हो रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यही है कि जब कोर्ट के आदेश पर सर्वे हो रहा था तो इस सर्वे का विरोध क्यों किया गया? क्या कट्टरपंथी कोर्ट और कानून को नहीं मानते? सवाल ये भी है कि उपचुनाव के नतीजे के ठीक 1 दिन बाद हुई हिंसा के पीछे आखिर क्या सोच थी? क्या इसके पीछे सरकार की छवि खराब करने की कोई साजिश तो नहीं? वहीं सबसे बड़ा सवाल ये भी कि क्या दंगाइयों को किसी ने दंगा करने के लिए उकसाया और वो लोग कहां पर छिपे हुए हैं? ये वो तमाम सवाल है जिस पर बहस छिड़ी है, लेकिन मुद्दा वही है कि आखिर इन कट्टरपंथियों का इलाज क्या है? क्या इलाज है उन लोगों का जो देश में रहकर भी देश को दंगे की आग में झोंकना चाहते हैं? क्या इसके पीछे वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति जिम्मेदार है, या जिम्मेदार है वो लोग जो देश को संविधान से नहीं बल्कि शरिया से चलाना चाहते हैं?